पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अदालत तक गए, लेकिन उन केसेस के हवाले से जो फैसले थे शायद वो हुए, कुछ नहीं हुए। जो फैसले हुए उनके बहुत से समरात और असरात पाकिस्तान की सियासत पर आए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा केस जिसे असगर खान केस के नाम से जाना जाता है वो 1996 में दायर किया गया, क्योंकि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके खिलाफ IGI बनाई गई और IGI जो है उसको पैसे दिए गए, ये इल्ज़ामात थे उस केस के अंदर। और उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए, उस वक्त की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान थे और ये पैसे देने वाले मेहरान बैंक के हवाले से स्कैंडल जो सामने आया उसमें यूनुस हबीब थे। लेकिन कहा गया कि उस वक्त के पाकिस्तान के कुछ इदारों के जो सरबराहान हैं और आर्मी चीफ के मुलव्विस होने के वो मामला थे, क्योंकि एक सेल बनाया गया था साबिक सदर गुलाम उस्ताद खान मरहूम के दौर में ऐवान सदर के अंदर, और वहाँ से यह मामला चलता रहा। लेकिन 1996 से लेकर 2016 तक के मामला ये थे कि ये चीज़ें चलती रहीं और इसी तरह से मामला आगे बढ़ते रहे। 2012 में इस केस का फैसला उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया और तीनों को मुल्जिम ठहराया गया, जिसमें असद दुरानी भी थे, अजल असलम बेग भी थे। लेकिन जिन्होंने पैसे लिए थे उसमें मियां नवाज शरीफ साहब हयात हैं, कुछ लोग उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जमात इस्लामी के हवाले से यह बयान था कि जमात इस्लामी ने भी उस वक्त यूनुस हबीब से पैसे लिए हैं, लेकिन मौजूदा जो अमीर हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक, उन्होंने अपना बयान FIA को रिकॉर्ड करवाया कि किसी भी किस्म का हमने कोई पैसा नहीं लिया। बहरहाल ये मामला आगे चलता रहा। FIA की तहकीकात थी, लेकिन FIA ने चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इस केस को बंद कर दिया जाए क्योंकि इतने शवाहिद नहीं हैं। लेकिन आज फिर इस केस की समाअत हुई और असगर खान की फैमिली की जानिब से जो वकील पेश हुए उन्होंने आकर कहा कि इस केस को इसी तरह से चलाया जाए और मज़ीद तहकीकात सामने आनी चाहिए, इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल इस अमल दरामद के हवाले से ये भी कहा गया कि फ़ौज के अंदर किस किस्म की इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल क्या चल रहा है, उस हवाले से भी अब तफसीलात सेक्रेटरी दिफा आकर पेश करेंगे। आज हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, बड़े नौजवान और बड़े गहरी नज़र रखते हैं इस किस्म के केसेस के हवाले से कि उसमें क्या हो सकता है। अहमद पंसोटा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। असगर खान केस के हवाले से बात की जाए, 1996 में था और उसके बाद 2012 में जाकर फैसला आया। करीब 16 साल का वक्त था ये जो गुजर गया। तहकीकात मुल्जिमान के खिलाफ फैसला आ गया, तमाम तर चीज़ें हो गई। क्या इस केस में अब कुछ बाकी नहीं है आपके ख्याल में कानूनी तौर पर कि FIA कह रही है कि इसको अब क्लोज कर देना चाहिए? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मामले को बहुत टाइम लगा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सो मोटो प्रोसीडिंग्स के अंदर ही इसको एक तरह का एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना पड़ा और वो चली। जब ये मामला FIA को रेफ़र किया गया तो उसके बाद भी इसमें बहुत सारी हिचस थी और इसको तफ्तीश नहीं की जा रही थी। गालिबन इसमें बहुत बासर अफराद का नाम मौजूद था जिस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लेकिन अब जब FIA ने तफ्तीश कर ली है तो FIA ऑफ द व्यू के इसके अंदर ऐसी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद नहीं है जो कनेक्ट करती हों कि पैसों का लेन देन हुआ है। ऑब्वियसली एक इदारा है, एक तहकीकाती इदारा है जिसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। उनका पॉइंट ये कि जब एक शख्स ये बड़ा बावाज़े बुलंद व बांगे दोहल ये कह रहा है कि ही हैज़ पेड समबडी, जो जिन लोगों की बात की जा रही है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि उनको पेमेंट नहीं हुई? सो गालिबन एक और राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी प्रॉपरली और उसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसा एविडेंस उस हद तक, उसकी तह तक जाया जाए इसका। और इसमें एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा केस है, बिकॉज ये हमारे जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उनको स्ट्रेटन करेगा। और हमारे यहाँ एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा हुआ है कि हमारी सियासत में मिलिट्री का बहुत हाथ है, बहुत अमल दखल है, और ये उसकी एक जीती जागती मिसाल मौजूद है। एंड आई पर्सनली फील कि अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस मौजूद हो या इतना एविडेंस मुयस्सर हो कि कार्रवाई हो सके, तो एटलीस्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम मिलिट्री के भी सर्कल्स, इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स, तमाम सर्कल्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल एक मामला चलते हैं उनको किसी तरह दरमियान में मत रोका जाए और उनको अपने तरीके से चलने दिया जाए और डेमोक्रेसी को टाइम दिया जाए कि वो फले फूले एंड देन इवेंचुअली डेमोक्रेसी के अंदर ही सिस्टम हो सारे का सारा जिसके तहत लोग मैश आउट होकर बाहर आएँ। डेमोक्रेसी के अंदर ही सारे का सारी अकाउंटेबिलिटी हो। इसको कोई
एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अटैक मत करे। इसलिए मैं समझता हूँ ये केस चलना बहुत जरूरी है एंड आई होप कि इन द री इन्वेस्टिगेशन इन द सेकंड राउंड। एक चीज में आपसे, आज की समात में भी ये बात हुई कि एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने ये बात की कि हमें नहीं मालूम है कि फौजी अदालत में इस ट्रायल के हवाले से क्या हो रहा है, और उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को भी बुला लिया। अब एक जानिब तो FIA तहकीकात कर रहा है, दूसरी जानिब जो फौज के अफराद थे इसमें मुलव्विस, वहाँ पर फौजी अदालत के अंदर ये ट्रायल चल रहा है। तो दो अलग अलग जगह पर जब तहकीकात और ये ट्रायल हो तो फिर उस पर मंतकी अंजाम तक और हतमी नतीजे पर कैसे पहुँचा जा सकता है? देखिए, बात यह है कि कई दफ़ा हमारे स्पेशल लॉज में इस तरह की प्रोविजंस मौजूद होती है कि स्केड्यूल ऑफेंसेस, जिनको हम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बोलते हैं, वो होते हैं, और कुछ PPC के ऑफेंसेस होते हैं। जो PPC के ऑफेंसेस हैं उनकी जो बेसिकली ट्रायल है, तफ्तीश है, वो नॉर्मल तहकीकाती अदारा पुलिस करता है और एक डिफरेंट ट्रायल कोर्ट में चलता है, और स्पेशल कोर्ट्स में उनका चलान चलता है। इसी तरह जो कुछ इसके अंदर अफराद मौजूद हैं जो कि मिलिट्री से थे, वो सब्जेक्ट मैटर्स रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की, और जो हमारा आर्मी एक्ट है उसके तहत जो रिटायर्ड ऑफिसर या सर्विंग ऑफिसर है उसको अगर किसी भी सिचुएशन पर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस में लेके प्रोसीड करना है, तो उसका मैकेनिज्म मौजूद है। सो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, अपने ताईं दुरुस्त है कि ये मामला वहीं पर ही रेफ़र किया जाएगा और वो उसको अपने तरीके से जो उनका एग्जिस्टिंग कोड है, प्रोसीजर है, उसके तहत इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्योटिक होती है सिचुएशन, बट दैट्स हाउ इट इज़। लॉ जो चीज़ कहता है वो हमारी एक लीगल प्रोविजन है, या सॉरी एक लीगल मैक्सिम है, इफ़ लॉ रिक्वायर्स समथिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट मस्ट बी डन इन दैट पर्टिकुलर मैनर और मे नॉट बी डन एट ऑल। कि अगर कानून कुछ चीज़ रिक्वायर करता है एक पर्टिकुलर तरीके से की जाए तो उसको उसी तरह किया जाना चाहिए या फिर ना की जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे सब जानना चाहूँगा, पैसे देने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, लेने वाले कह रहे हैं नहीं दिए, या मैं टेक्निकल जस्टिस के हवाले से, टेक्निकल केस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर 25-26 साल पुरानी जो है वो ट्रांजैक्शन उनका मालूम नहीं है, तो अब FIA भी यही उज़र लेकर आ रहा है, तो इसी मामले में लेतो लाल से काम ले रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात दे सकती है इस केस पे? देखिए, हमें ये समझना होगा कि इस तफ्तीश को बाकी पाकिस्तान की जो तफ्तीशें हुई हैं उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। पनामा के अंदर भी बहुत पुराना रिकॉर्ड सामने आ गया था, उसमें भी बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन सामने आ गई थी। इमरान खान साहब का केस था जिसमें उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए गए थे। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो वो लोग जो कि यूजुअली सपोर्टिव होते हैं किसी तफ्तीश में, उनकी सपोर्ट भी शायद प्रॉपरली यहाँ पर असिस्टेंस ना रेंडर की जा सके। सही, एक विल नज़र नहीं आ रही। अगर विल प्रॉपर तरीके से किया जाए तो आपको पता है कि जब पुलिस के ज़िम्मे कोई चीज़ लगा दी जाए कि आपने इस चीज़ को करना है तो वो ढूंढ लाते हैं कहीं से पर। इसी तरह ये भी मामला है, अगर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको प्रॉपर एक विल से काम को करे तो मैं समझता हूँ कि ये काम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। और यही मंशा होनी चाहिए हमारी एग्जिस्टिंग मिलिट्री सेटअप की, एग्जिस्टिंग पोलिटिकल सेटअप की, एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट सबकी, जुडिशरी की, सबकी यही होनी चाहिए, ताकि जो पास्ट में कुछ भी गलत काम हुए हैं, मावरा आइन काम हुए हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं, उन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करके वंस फॉर ऑल देयर शुड बी एन एंड टू दैट। उसको रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग ये समझ लेंगे कि इस मामले पे तो सज़ा मिलती ही नहीं है। पहले ही एक आमिर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनके बारे में भी ये व्यू फॉर्म हो चुका है कि उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे इदारे जो हैं उनके हैंड्स आर टाइड एंड दे कांट ब्रिंग हिम बैक टू पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ कि अगर ये आपने नैरेटिव को तोड़ना है और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के नैरेटिव को आगे लेके चलना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस केस को इसमें अहमद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या इस पर FIA अगर ये कह रहा है कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, तो किसी और इदारे से इस पर तहकीकात और अमल दरामद के हवाले से वो करवाया जा सकता है? कोई लीगल प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रही है आर्टिकल 1843 में, और ऑलरेडी उसमें एक दफ़ा GIT फॉर्मेशन हो चुकी है, फिर जरदारी साहब के केस में GIT फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा सकती है। उसके बाद कुछ स्पेशल कवानीन है, उनमें भी इजाज़त है। जहाँ तक FIA का अपना लॉ है उसमें री इन्वेस्टिगेशन का उस तरह से मेंशन तो नहीं है, बट केसेस डेली हम देखते हैं री इन्वेस्टिगेट होते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है कि DG साहब एक आला सतही कमेटी बना दें, उसमें उस पिछली कमेटी से ज़्यादा लोग मौजूद हों और वो उसको तफ्तीश करें, या डिफरेंट लोग मौजूद हों। हर लॉ में, पुलिस के लॉ में भी पुलिस ऑर्डर के तहत चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन मौजूद है, 3 प्रोविजन्स मौजूद हैं। सो इसी तरह इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। हो सकता है जिस शख्स ने या जिस पैनल ने इसको सुना है उनकी दानिश में या उनके सामने जो एविडेंस रखा गया उसके ऊपर यही कंक्लूजन बनती हो और हम उनको बिल्कुल
मुर्ज़े इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हो सकता है उनके सामने एविडेंस इतना हो ही ना, क्रेडिबल एविडेंस मौजूद ना हो। सो इसलिए एक डिफरेंट पैनल अगर तफ्तीश करे और उनको प्रॉपर असिस्टेंस दी जाए, उनको सपोर्ट दी जाए, तो आई एम श्योर। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अक्सरियत तो इस मामले में इंतकाल कर चुके हैं जो सियासतदानों के नाम लिए गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया 2015 जुलाई में, उनसे जब बात की गई FIA की जानिब से उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और डिनाई किया। सिराजुल हक साहब भी एज ए पार्टी हेड जो हैं वो भी अपना बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, वो भी डिनाई कर चुके हैं। तो फिर क्या इसका मंतकी अंजाम कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में? ऐसा जिस तरह से FIA ने किया, लगा ऐसे रहता कि अब कुछ बाकी नहीं है इसमें। मेरा ख्याल है जी केस बिल्कुल चल सकता है, बिकॉज जो लेने और देने के मामलात हैं वही पैनामा की प्रोसीडिंग्स में भी ऐसे ही थे। हर चीज़ से डिनाइल दिया गया था, ऑफशोर कंपनीज से लेकर अल अजीज़िया से लेकर जद्दा स्टील मिल्स, एवरीथिंग वाज डिनाइड। फिर और द ओनली प्लॉजिबल डिफेंस एक्सटेंडेड वाज कतरी लेटर्स कि जी हमारे पास कतरी लेटर्स थे, वहाँ से उसके थ्रू सारे का सारा फाइनेंस आया। लेकिन जब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जिसमें बड़े सीनियर लोग बैठे, उनके सामने चीज़ें एग्जामिन की गई, तो वो सामने चीज़ें खुलकर सामने आ गई। मैं समझता हूँ कि अगर ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ना बनाई गई तो इस मुल्क के अंदर एक नैरेटिव ये भी बिल्ड हो सकता है कि सियासतदान का तो प्रॉपर एहतसाब हो जाता है, उसके लिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बन जाती हैं जो कि हर चीज़ ढूंढ लाती हैं 1947 के बाद, बल्कि उससे पहले की भी। तो जब एक मिलिट्री के लोग शामिल हों तो ये मामलात अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचते? तो उसके लिए मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब से मेरी ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो इस केस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों दफ़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इवन जरदारी साहब के केस में भी जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हों या कैश ट्रांजैक्शंस हों या फेक अकाउंट्स हों, उनसे लेकर पैनामा के अंदर अगर आप देखें तो तमाम जो उनका रोल है वो काबिल सताइश है और उन्होंने बहुत तफसील में जाके चीज़ों को थ्रैश किया है। उनकी एक्सेस थी टू ऑल दी इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू चीज़ें मंगवाई गई। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो आई थिंक एक JIT अच्छा परफॉर्म कर सकती है, एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल JIT। तो आपके मुताबिक कानूनी तौर पर भी इसके कुछ है और अगर दोबारा से इसके री इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है या दीगर इदारों को भी मुलविस किया जा सकता है तो मामला आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ कानूनदान। और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे सिंध में होने वाले हंगामे के हवाले से। सिंध में असम्बली में आज जब इजलास हुआ तो इजलास में पहले तो असम्बली के अंदर कुछ मामलात गड़बड़ की सूरत में रहे और उसके बाद असम्बली के बाहर आकर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की दीगर जमातें वो भी गुफ्तगू करते रहे हैं। एक जो गुफ्तगू आज करते हुए सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि वफाकी वज़रा के बयानात से सूबों के लोगों में इश्तिआल पैदा हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। कि जैसे ही ये JIT की रिपोर्ट आई तो ये बार बार इन PTI के लोगों की तरफ से कहा गया कि किसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हम हटाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये वाज़े हो गया कि इनका असल मकसद कोई और नहीं, सिर्फ एक सूबे की हुकूमत को ख़त्म करना था। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कहीं पर भी कोई ऐसी हुकूमत मौजूद ना हो जो PTI के साथ मुकाबला कर सके। मैं मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि जितनी तेज़ रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL में डाला जाए, उसी तरह एक JIT बनाई जाए, लेकिन उस JIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो पहले चंद दिन पहले इल्ज़ाम जो सूरत में नज़र आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी कि फरियाल तालपुर साहिबा के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ये तमाम लोग हैं जिनके जाली अकाउंट्स का मामला है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर्ट में गेंद है। और वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अलीमा खान साहिबा की जायदादें निकल रही हैं दुबई के बाद न्यू जर्सी अमेरिका में, और अब फिर मामलात फिर से वही इल्ज़ामात और वही मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आन पड़े हैं। सईद गनी ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए दीगर सियासी जमातों के लोगों पर, अब वही सीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आ रहा है। तो क्या मामला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ासतौर पर सिंध में जो सूबाई मामलात और सूबाई क़यादतें हैं वो एक दूसरे के सामने हैं मुक़द्दमात की सूरत में। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन 18 अकाउंट्स के हवाले से, जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से,
क्या उस पर जाएगी या नहीं। और साथ ही साथ अलीमा खान के हवाले से जो खबर कल से सामने आ रही है, अलीमा खान साहिबा के मामलात पर भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कानूनी चाराजोई करेगी या सिर्फ ये बात और बयान ही तक महदूद रह पाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2013 में आई तो इमरान खान साहब ने एक बात की कि हम पैसा इंसानों पर लगाएंगे और सड़कों पर और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनों पर पैसा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर रंग भी बदला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में BRT मंसूबे का आगाज़ किया गया। ये BRT मंसूबा आगाज़ तो हो गया लेकिन आज तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया है कि जाके नई हुकूमत भी आ चुकी, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे भी 5 माह गुजर चुके हैं। सूरत हाल क्या है और पेशावर की आवाम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आसिफ शकूर, हमारे नुमाइंदे इस वक्त। आसिफ शकूर, आगाह कीजिएगा, अभी तक BRT मुकम्मल नहीं हो पाया है, पेशावर के आवाम इस पर क्या कहते हैं? जी शुक्रिया। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा जो है काफ़ी तातुल का शिकार है। इसकी वजह से जो पेशावर के शहरी हैं उनका जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। मुश्किलात बढ़ रही हैं दिन प दिन क्योंकि जगह जगह पे रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं। जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी धर्म बदरम है। हमारे साथ कुछ शहरी इनसे पता करते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रही है। आप बताइएगा, काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा था, आप मोटरसाइकिल कभी यूं ले जा रहे थे कभी यूं, काफ़ी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये BRT के मंसूबे से कितनी आपको तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है? ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन पिछले 2 साल से डेट्स के ऊपर डेट्स दिए जा रहे हैं। हमारे आवाम को जो है तो एक तो नफसियाती मसला भी है, आमदोरफ्त का भी है, डस्ट इतनी है कि लोग एस्थमेटिक हो गए हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है और ये डेट्स पे डेट्स दिए जा रहे हैं। कोई डेफिनेट इनके पास प्रोग्राम नहीं है। देखिए, ये जो मसला है BRT का, ये बहुत बड़ा मसला है। कल आप अगर देखें तो ये सारा रोड बंद था, आज भी बंद है और ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आवाम ये सोच रहे हैं कि शायद ये मसला आज हल हो जाए, कल हल हो जाए, लेकिन कोई पुरसान हाल यहाँ नहीं है। दूसरा ये कि सेहत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। आप देखिए ये जो आलूदगी है, आप हस्पताल का विज़िट करें, दिन ब दिन लोग मरीज़ बनने जा रहे हैं क्योंकि किसी को चेस्ट का मसला पैदा हो गया है, किसी को जहनी मसला पैदा हो गया है। बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आलूदी ज़्यादा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करता है शहरियार अफरीदी से कि खुद आके, वो तो हम देख रहे हैं बार बार कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर पे वो दौरे करता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वो हम कम भी नहीं देगा कि उसने पेशावर का दौरा किया। और शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना है कि जो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है इसकी जो तकमील के मराहिल हैं ये बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। इस वजह से जगह जगह पर जो रुकावटें हैं उसकी वजह से आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तंग हो चुकी हैं, सारा दिन जो ट्रैफिक है वो जैम रहता है और इस वजह से ना जो तलबा हैं वो टाइम पे कॉलेज स्कूल पहुंच सकते हैं, इसी तरह कारोबारी हजरात को भी तकलीफ है। तमाम जितने भी शहरी हैं उनको सारा दिन। ठीक है, आसिफ शिरा कर रहे थे कि लोगों के लिए जहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ पर आमदोरफ्त के लिए शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। एक और जो मामला BRT के हवाले से आ रहा है कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि अंडर पासिस में दरारें पड़ रही हैं और दरारें पड़ने से खौफ की अलामत भी नज़र आ रही है कि ये मंसूबा कहीं इसी तरह से बारिशों की नज़र होकर ना बह जाए या कोई और मामला वो ना हो जाए। तो इसके जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर टैग मैक्रेन, उन्होंने बोल से खुसूसी गुफ्तगू की है, इस बारे में उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। जी, Okay, I'm the engineer on the Peshawar BRT Sustainable project, and we started here maybe about a year ago, and the project is now almost 90% complete, and by March you will see buses running here in Peshawar, so the project will be complete and handed over to Trans-Peshawar around that time. That is number one. Number two, I believe the cracks that you're referring to, you saw them on the underpasses. Of that we're very much aware. The first thing is, to the untrained eye, they are cracks, but actually they are expansion. तो टैग मैक्रेन की गुफ्तगू भी आप जान रहे थे, वो कह रहे थे कि दरारें से जो है वो खौफ नहीं है, कुछ स्पेस आ जाती है जिसकी वजह से मामला है और BRT के जंगलों की चोरी के मामले को भी रोकना होगा। इस वक्त हमारे साथ PDA के DG इसरार खान साहब मौजूद हैं। इसरार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बड़ा तवील हो गया मंसूबा BRT का और लोगों के लिए मुश्किलात आमदोरफ्त में अलग हैं और सेहत के मामलात उनके अलग हो रहे हैं। क्या वजह है कि इतना तूल पकड़ता जा रहा है?
थैंक यू वेरी मच। ये क्रैक्स वाली बात करूं या टाइम की बात करूं? जी, मैं टाइम की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह शेड्यूल के बिल्कुल मुताबिक चल रहा है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ह्यूज प्रोजेक्ट है। हमें जगह जहां मिला कि इसको हम ऑप्टिमाइज कर सके, डिजाइन को हमने ऑप्टिमाइज करवाया और कहीं पर कोई क्वालिटी पे या किसी टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज अभी तक आया नहीं है। 6 महीने का एक पॉलिटिकल एक बात थी, उसने हमें पुश दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दरमियान में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस की वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि इसके फ्यूचर जनरेशंस की, जिस तरह हम थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन की मुनासबत से इसको ही बनाया जाए। तो अगर टाइम को देखें तो अभी तक इसको 13वां महीना इसका चल रहा है। कोई डिले जो लोगों को लग रहा है, जो पॉलिटिकल एक डेडलाइन की वजह से लोग अगर समझते हैं कि इसमें डिले है, तो ऐसा कोई डिले नहीं है। अर्बन प्रोजेक्ट किसी गांव में या कोई ऐसी जगह पे नहीं हो जहां पर आपका कहना है कि टाइम जो है वो उसी टाइम के साथ ही चल रहा है, तो उसमें मामला नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है, मजीद इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो रोड्स हैं, जो साइड्स हैं, उनके हवाले से क्या बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और अवामी मसला है जिस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के पहले ही दिन कहा था कि बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन कौम ने घबराना नहीं है। 5 माह तक कौम इंतज़ार करती रही कि उन मुश्किलात से हल निकाला जाएगा वज़ीर आज़म और उनकी टीम की जानिब से कि कौम घबरा नहीं रही है। फिर बिजली की कीमतें बढ़ी तो कहा गया कौम ने घबराना नहीं है। डॉलर की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत के साथ ही होशरुबा महंगाई में इजाफा हुआ और कहा कि कौम ने घबराना नहीं है। फिर उससे बढ़कर एक खबर आई और वो आज कि अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा कर दिया गया है। उस मुल्क में जहां पर बीमारी की शरह तेजी के साथ बढ़ रही है, वहां पर गरीब आदमी के लिए अब अद्वियात खरीदना भी मुश्किल है, क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि कौम ने घबराना नहीं है। अब कौम क्या करे? क्या ये महंगी अद्वियात ही खरीदना उसका मुकद्दर है, या फिर यहाँ की हुकूमत और हुकूमती फैसले किसी गरीब के लिए कोई बेहतर मामला कर सकें? अद्वियात बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि खाम माल जो बाहर से लाया जाता है उसमें इजाफा हो गया है, इंपोर्टेड अद्वियात उसमें इजाफा हो गया क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। और वजीर आजम कहते हैं कि डॉलर की ये मसनूई मामलात हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उन 4, 5, 6 माह जिसका आप वादा कर रहे हैं, उसमें ये गरीब आदमी और मरीज क्या करेंगे? ये महंगी अद्वियात ही क्या खरीदेंगे? ये वज़ीर आज़म और उनकी टीम को बताना है। लेकिन इस वक्त जो अवामी सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदागान मौजूद हैं। इस वक्त पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं उमैर यासिर, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे, और उवैस सत्तार फैसलाबाद का अहवाल हमें बताएंगे। तो सबसे पहले लाहौर चलते हैं, दूसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का, और जहाँ पर इस वक्त सूबाई हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। सुधीर, यहाँ के लोग क्या महंगी अद्वियात खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं और कह रहे हैं कि वाकई ये तब्दीली आ गई है जिसमें गरीब के लिए अद्वियात भी 9 से 15% महंगी हो गई? जिस तरह महंगाई की लहर चल रही है, लोगों की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह लोगों से वादे किए थे कि हम तालीम सस्ती करेंगे, तालीम मुफ्त करेंगे, हम सेहत मुफ्त देंगे, ये तमाम दावे बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। इस वक्त सुधीर चौधरी लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, वो कह रहे थे कि इन मामलात को देखा जा रहा है, कुछ वक्त चाहिए होगा, लेकिन अद्वियात तो बहरहाल महंगी हो गई हैं, तो क्या कह रहे हैं लाहौर? ये जी बिल्कुल, लाहौर ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के जो दावे हैं ये बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं। यहाँ पर आकर आप देखें, PIC हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक भी बेड खाली नहीं है। मरीज बाहर रुल रहे हैं, उनके पास कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। इस वक्त जितनी अडल्ट्रेशन की वजह से, जाली अद्वियात की वजह से, जाली खानों की वजह से और मिलावट की वजह से जितने लोग बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ पे महंगी अद्वियात मिलती हैं, इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है।
पंजाब के वज़ीर आला जो ये दावा कर रहे थे कि हॉस्पिटल की सूरत हाल बेहतर बनाई जा रही है, इलाज का मैं खुद दौरे करूँगा, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख लें यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर लोग रुल रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, वो मिन्नतें करते नजर आते हैं इमरजेंसी में कि डॉक्टर उनको कोई देख ले। इतनी लंबी लंबी प्रेस्क्रिप्शंस दे दी जाती हैं अद्वियात की, हॉस्पिटल से कोई दवाई मुफ्त नहीं मिलती, प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, वही अद्वियात जब बाहर आते हैं तो फिर जब जो कल तक अद्वियात थी उनकी कीमतें कुछ और थीं और उसके बाद कुछ और हो गई हैं। इस वक्त हमें कराची स्टूडियो में भी ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ने, कफील से भी बात करते हैं। उससे पहले पेशावर चलते हैं, उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, तो तब्दीली के असरात दवाइयों की सूरत में पेशावर वालों के लिए भी कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तब्दीली ही के असरात हैं जो इस हुकूमत के आते ही कभी पेट्रोल बम की सूरत में गिरते हैं, कभी एक महंगाई के तूफान की सूरत में गिरते हैं, कभी रुपए के कदर में कमी की सूरत में गिरते हैं। और अब ये जो बम है, जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये तो किसी भी सूरत उन बमों से कम नहीं है जो मौजूदा हुकूमत माजी में पिछले चंद माह में आवाम पे गिराती रही है। और इसके बावजूद भी लोगों को सब्र करने का और हौसला करने का जो दर्स दिया जा रहा है। जहाँ पर जो सूरत हाल है पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के लोग तो यहाँ पर तो बीमारियों की शरह भी ज़्यादा है। पेशावर का जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, खैबर टीचिंग अस्पताल है और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है, यहाँ पर तो एक मरीज़ों का एक जमे गफ़ीर पूरे सूबे से यहाँ पे आता है जो यहाँ पे इलाज करवाता है, और जिनमें ज़्यादातर जो है वो गरीब लोग होते हैं। यहाँ पर तो पहले ही अद्वियात का मसला है, जहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के दावे हैं वो भी मुकम्मल तौर पे अभी तक वो पूरे नहीं हो सके। ऊपर से ये जो महंगाई का एक और तूफान है, अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा है, तो ये इससे भी खासे परेशान लोग नजर आ रहे हैं। अद्वियात जो सरकारी तौर पर दी जाती है वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो बाहर से जो खरीदी जाएंगी मजीद महंगी होंगी। अच्छा, इन महंगी अद्वियात के हवाले से हमारे साथ मौजूद है, उनके पास कोई और कहानी है। कफील, क्या बात है कि पहले भी आप कह रहे थे कि इसमें अद्वियात में इजाफा हुआ है, असल कहानी, असल खबर क्या है? खबर क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो सबसे जो बड़ा आवाम के लिए एक धचका है कि कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अभी मैं लोकल मार्केट से आ रहा हूँ कि तो वहाँ जो शहरी थे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वहाँ जो शहरियों से मेरी बात हुई है, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हुकूमत को पकड़ें और उनको ना सिर्फ सुनाएं बल्कि मारें। ये तमाम सूरत हाल थी लोकल मार्केट के अंदर। और दूसरा ये कि जो एक्चुअल इसके पीछे स्टोरी ये कि इन्होंने दिसंबर के लास्ट वीक में जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इन्होंने जो है वो 6% का इजाफा जो है वो किया था। और आज जो है इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है ड्रैफ्ट ने, और उसमें जो है वो 9% का जो है वो इजाफा जो है, तो मजमूई तौर पर ये 15% का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और जिन कंपनी को 6% इजाफा दिया गया था उनको जो है वो 9% भी जो है वो दिया गया। आप अंदाजा करेंगे तो ये तमाम सूरत हाल है। और उसके बाद जो हमारी मेडिसिन मार्केट के जो इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसको जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से बाकायदा प्रेशर था। उनका कहना ये था कि डॉलर में इजाफे के बाद जो खाम माल है अद्वियात में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें ना सिर्फ इजाफा हो गया बल्कि वो दुगना हो गया, जिसके कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है, जो कि ये कंपनीज का कहना था। उसके बाद जो है ये डबल इजाफा किया गया। और अब आप अंदाज़ा करें कि इसमें जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उसके अलावा जो दीगर अद्वियात हैं तकरीबन, तो उसमें जो है वो डबल इजाफा किया गया। और अब ये डबल जो इजाफा है ये पास ऑन होगा आवाम के ऊपर। आवाम पहले ही जो है वो खासी मुश्किलात से गुजर रही है। हाँ, सारी चीज़ें पास ऑन जो है वो आवाम पर हो रही होती हैं। उवैस सत्तार फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उवैस से भी जान लेते हैं। उवैस, फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं? आपने तो बहुत ज़्यादा तब्दीली को वोट दिया, यहाँ से मैक्सिमम पंजाब का वायर डिवीजन था जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें भी पीटीआई ले गई, तो अब क्या कहते हैं जब अद्वियात महंगी हो गई हैं? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार को आए हुए तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इन गुज़श्ता 5 महीनों में हमें किसी एक भी शोबे में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, कोई मुस्बत तब्दीली नज़र नहीं आई। मनफी तब्दीलियाँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आई। बिजली की कीमतें बढ़ गई, सनती शहर है, गैस की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। और आज एक और जो बम गिराया है फैसलाबाद के शहरियों पर जिन्होंने तब्दीली को वोट दिया था, वो बम दवाइयों की कीमतों को बढ़ाकर या इस अवाम पर गिराया गया। सेहत का शोबा तो फैसलाबाद में पहले ही अबतर सूरत हाल है, 80 लाख से ज़्यादा आबादी है शहर की, लेकिन ना
ना कोई काम का अस्पताल है। जो 2 बड़े अस्पताल हैं उन पर पूरे डिवीजन के जो शहरी हैं उनका बोझ है। कुछ हम बात करते हैं शहरियों से, आज के जो ताज़ा जो हुकूमत ने आवाम पे बम गिराया महंगाई करके, तो दवाइयों में इनसे बात करते हैं। कुछ लोग मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए आए हैं। ये बताइए कि कौन सी दवाई लेने के लिए आए हैं, और नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं महंगी करने की दवाइयाँ, तो कुछ कीमतें रद्दोबदल हुए? बिल्कुल रद्दोबदल नहीं हुआ, बल्कि कम होने की वजह से ज़्यादा मेडिसिन का जो रेट बढ़ रहा है, और जो सा आम इंसान है वो बिल्कुल परचेज नहीं कर सकता मेडिसिन, और जो सा लोअर तकबा है लोअर से लोअर होता जा रहा है, और आम गरीब इंसान मेडिसिन बिल्कुल परचेज नहीं कर सकता, बिल्कुल ख़रीद नहीं सकता। ये तब्दीली को वोट देने का ये फ़ायदा हुआ है कि रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। जी अच्छा, आप कौन सी मेडिसिन यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, और जो मेडिसिन आप लेने के लिए आए हैं उसकी जो कीमतें हैं उसमें कुछ में फ़र्क नज़र आया? कुछ कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्या देख रहे हैं आप आज? नहीं, कीमतें तो बढ़ रही हैं मुसलसल। कीमतों को कम होना चाहिए ताकि कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब, तो कम से कम वो अपनी जान को बचाने के लिए कोई मेडिसिन तो ले सके। ये लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, तो कम से कम ये तो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और चीज़ें हैं इम्पोर्टेड चीज़ों में बढ़ जाए तो वो चल जाता है, लेकिन मेडिसिन इसमें कम होना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, सेहत का शोबा इंतहाई सबसे ज़रूरी शोबा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। महंगाई की शरह बढ़ती ही जा रही है। लोग कहते हैं कि किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म का अफाका नहीं हो रहा है, पैदा कर रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा कफील, ये आप बता रहे थे कि अब फार्मास्यूटिकल का प्रेशर हर साल में इस तरह से बजट के साथ भी, अब ये मिनी बजट आएगा तो कब फिर से बढ़ सकती हैं अद्वियात? डॉलर की जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगी, इसका मतलब है मजीद भी अद्वियात जून तक जो बजट है, सालाना बजट है, वहाँ तक फिर मजीद भी बढ़ सकती हैं। इसमें कोई ब्रेक वाली ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन प्राइसेस के हवाले से जो ड्रैप होती है, जिसका बाकायदा काम है कंट्रोल करना प्राइसेस को, लेकिन वो अब तक जो है वो नाकाम दिखाई देती है। और उसकी बुनियादी वजह है कि इसमें जो अफसरान माजी में गुजरे हैं उन पर खासे एलिगेशंस थे, खासे इल्ज़ामात थे रिश्वत के। तो यही वजूहत हैं कि ये जो नेक्सेस है, अगर आप ये कहा जाए तो ये इसमें कोई गलत ना होगा, बल्कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा आम है कि जब ये मिनी बजट की बातें की जा रही हैं उसके बाद आएगा तो एक मरतबा फिर जो है वो तमाम कंपनीज जो है वो प्रेशर डेवलप करेंगी, और उसके बाद मुमकिन तौर पर जो है वो मिड में जो है वो साल के एक बार फिर प्राइसेस के ऊपर जो कहा जाएगा और फिर जो है वो प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। अल्टीमेटली इस वक्त नुकसान किसका है वो आपके सामने, वो आवाम का नुकसान है। आवाम मतलब ये कि जिस दोराहे पर खड़ी है, मतलब हाल ये है कराची का, अगर मैं आपको एक छोटा सा सर्वे बता दूं, कराची के सरकारी हॉस्पिटल्स में अव्वल तो मेडिसिन दस्तयाब नहीं है। अगर वो मेडिसिन दस्तयाब हैं तो वो इतनी कम मकदार में है कि उससे जो है वो बहुत कम लोग जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं अगर आप उनकी बात करें तो वहाँ जो है वो लाइनें, कतारें हैं मरीजों की, और उसके बाद जो मेडिकल स्टोर्स हैं, तो अब ये प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है उसके बाद कितना जो है उसके ऊपर बर्डन आएगा उसके बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। वो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त आवाम जो है किस मुश्किलात के शिकार है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म का वो जुमला कि आपने घबराना नहीं है, 6 से 9 से अब 15 मजमूई तौर पर ये इजाफा हो गया है। अद्वियात की कीमतें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात में मज़ीद इजाफा भी नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया, कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, उवैस सत्तार और सुधीर चौधरी, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। एक और काम हुकूमत कर रही है, बाज़ाहिर वो बहुत अच्छा काम है, और वो है पंजाब के अंदर हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से। हेलमेट के बगैर ना तो आपको पेट्रोल मिलेगा, आपका चालान होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब आपकी मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी थाने में। तो जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, तो एक और नया हुक्म आ गया कि बगैर हेलमेट अब मोटरसाइकिल कोई चलाएगा तो सीधा थाने जाएगा? जी बिल्कुल, अदालती अहकामात के मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया इस बात की भरपूर कोशिश कर रही है कि वो तमाम पेट्रोल पम्प्स को चेक करती रहे जहां पर भी जो बाइक सवार आते हैं, और इस बात को यकीनी बनाया जाए, पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उनकी जो इंतज़ामिया उसे कहा जा रहा है कि हर तरफ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर उस शख्स को ही सिर्फ वो जो पेट्रोल है वो उसकी दस्तयाबी होगी जो कि हेलमेट पहन कर आएगा, और अगर हेलमेट के बगैर कोई शख्स आता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और मेरे पीछे भी अगर आप देख सकें तो इस वक्त जितने भी यहाँ पे बाइक सवार मौजूद हैं उन सब ने ही हेलमेट जो है वो पहना हुआ है, और इंतज़ामिया की जानिब से भी भरपूर कोशिश की जा रही है। गो के पीछे एक लड़का मुझे नज़र आ रहा है जो कि बगैर
बगैर हेलमेट के अभी अभी यहाँ पर पहुँचा है। और अब देखते हैं कि इंतजामिया इसको पेट्रोल जो है वो देती है या नहीं देती, ये अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। और यकीनन इसकी मॉनिटरिंग ज़रूर हो रही है, मुख्तलिफ जो मॉनिटरिंग टीमें हैं वो भी गश्त कर रही हैं। अवाम में ये शऊर ज़रूर फैलना चाहिए कि वो जो हेलमेट है वो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह ये शख्स यहाँ पर पहुँचा, एक लड़का जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और यहाँ पर पहुँच के आप देखते हैं कि इंतजामिया उसको पेट्रोल देती है नहीं देती। इसी तरह हमारे साथ एक बाइक सवार भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी पेट्रोल कुछ देर पहले यहाँ डलवाया, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि एक पाबंदी करवाई जा रही है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो आपके ख्याल में ठीक है? जी ये बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा जानी नुकसान ज़्यादा होगा। हेलमेट से हमारे कम से कम जो सर की चोट है जो ज़्यादा शरीर, जिससे इंसान पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे बचत हो सकती है। हम बहुत सारे हादसाती जो हमारे पास हैं हादसा चीज़ें, उनसे महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जिसमें खासतौर पर डायरेक्ट बाइक सवार को सर पे चोट आती है और अगर उसने हेलमेट पहना होगा तो खुदा ना करे। जाबिर वकास हमें आगाह करे तो लाहौर में बहरहाल एक काम ये अच्छा है और सख्ती भी हो रही है कि बगैर हेलमेट किसी भी मोटरसाइकिल सवार के लिए चालान है और उसके बाद अब पेट्रोल भी उनको नहीं मिल पाएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से सोमवार को फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों और तर्जुमों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।